नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने यूरोप में तैनात अपने सैनिकों के एक बड़े हिस्से को दक्षिण पूर्व एशिया में तैनात करने का फैसला किया है। और अमेरिका ने यह फैसला इसलिए किया है क्योंकि चीन ने इस इलाके में उत्पात मचा रखा है। चीन न सिर्फ भारत को धमका रहा है, बल्कि वो इस इलाके के बाकी देशों के लिए भी एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसलिए हम अमेरिका के इस अभूतपूर्व कदम का विश्लेषण करेंगे और आपको समझाएंगे कि अमेरिका चीन की घेराबंदी कैसे करेगा। और साथ ही हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर भारत और चीन के बीच कोई युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है तो उस समय अमेरिका जैसे देश की क्या भूमिका होगी, और अगर अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा तो फिर ऐसे कौन से देश होंगे जो कि चीन का साथ दे सकते हैं। ऐसे में रशिया क्या करेगा। इसके साथ ही आज हम आपको तिब्बत की निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति से भी मिलवाएंगे, जो तिब्बत में चीन के अत्याचारों की कहानी आज खुद आप सबको बताएंगे। इसके बाद हम 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों और उनके पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। कल से बहुत सारे छात्र और उनके अभिभावक हमें यह लिख रहे हैं कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का जो फैसला किया है उस पर अमल कैसे होगा और इन छात्रों का भविष्य अब क्या होगा। इसलिए आज इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक होंगे। अगर आप भी उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप एक हैशटैग नोट कर लीजिए, #पेरेंट्समिनिस्टरमीट। इस पर आप ट्वीट कर सकते हैं और मंत्री जी से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। यह सवाल जब हमारे पास आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि जब वो हमारे साथ लाइव होंगे तो मैं आपके सवाल उनसे पूछ सकूं। और आखिर में हम गांधी परिवार की संस्था राजीव गांधी फाउंडेशन की बात करेंगे, जिसकी डोनर लिस्ट में न सिर्फ देश की बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों के नाम हैं, बल्कि यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री राहत कोष जैसी संस्थाओं ने भी राजीव गांधी फाउंडेशन को दान के रूप में पैसा दिया। यहां तक कि उस समय की सरकार के कई बड़े मंत्रालय भी गांधी परिवार की इसी संस्था को नियमित रूप से दान के रूप में पैसा दिया करते थे। इसलिए आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कांग्रेस जनता के पैसे से एक परिवार की संस्था को चला रही थी। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। भारत ने चीन को फिर कहा है कि गलवान घाटी पर चीन का दावा बिल्कुल गलत है। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने कहा कि चीन को इस तरह के दावे से कुछ नहीं हासिल होगा। भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने चीन से कहा कि वो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना की पेट्रोलिंग में रुकावट डालना बंद करे। चीन से द्विपक्षीय रिश्तों की चर्चा करते हुए भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने कहा कि जमीन पर हालात बदलने की चीन की कोशिश आपसी संबंधों पर असर डाल सकती है। तिब्बत की निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति लोब्सांग सांगे ने चीन की सेना की ज्यादतियों पर बड़ा खुलासा किया है। जी न्यूज से बातचीत में राष्ट्रपति लोब्सांग सांगे ने कहा है कि चीन के सैनिक बौद्धों को खत्म कर रहे हैं। पीएलए तिब्बत के 98% मठ बर्बाद कर चुकी है और अब तक 10 लाख तिब्बतियों का नरसंहार किया जा चुका है। एक मंक आके परम पावन दलाई लामा जी का नाम पुकार तो उनको गिरफ्तार करके जेल में ले डाल देते हैं और टॉर्चर करते हैं। लोब्सांग सांगे ने यह भी बताया कि चीन के सैनिक तिब्बत में महिलाओं से बलात्कार करते हैं और अत्याचार के कारण तिब्बत के युवा आत्महत्या करने को मजबूर हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर देगा। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी है। छात्रों और अभिभावकों को जानकारी देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट किया कि 12वीं के छात्रों को यह विकल्प भी दिया गया है कि अगर कोई छात्र सीबीएसई की मूल्यांकन पद्धति से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने पर परीक्षा में लिखने का अवसर भी मिलेगा। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के वैकल्पिक अंक का फॉर्मूला जारी किया है। जिन छात्रों के 3 से अधिक पेपर हो चुके हैं उन्हें बेस्ट 3 के औसत के आधार पर बचे हुए विषय में नंबर मिलेंगे। जिन छात्रों ने 3 ही पेपर दिए हों उन्हें बेस्ट 2 की औसत पर नंबर दिए जाएंगे। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उन्हें अपने लद्दाख दौरे की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ईस्टर्न लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूद हालात के बारे में बताया। जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री को एलएसी पर भारत की डिफेंसिव पोजीशन की मजबूती की जानकारी दी। जनरल नरवणे ने साथ ही ये भी बताया कि अगर चीन के साथ गतिरोध लंबा चलता है तो क्या क्या जरूरत पड़ सकती है।
रक्षा मंत्री को इस बात की जानकारी भी दी गई कि चीन किन इलाकों में आगे बढ़ने और एलएसी की स्थिति बदलने की कोशिश कर सकता है। सभी इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ साथ उठाए गए कदमों के बारे में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बताया गया। सेना अध्यक्ष ने रक्षा मंत्री को यह भी बताया कि भारत और चीन एलएसी पर सैनिकों को धीरे धीरे पीछे कैसे हटाएंगे। सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ईस्टर्न लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर गए थे और उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा भी किया। अपने लद्दाख दौरे पर जनरल नरवणे ने सेना के कमांडरों से आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण लाभार्थियों से बात भी की। आप मुझे बताइए, आपको प्रधानमंत्री आवास मिला, आप प्रधानमंत्री को क्या दोगे? प्रधानमंत्री को भगवान से कहता हूँ खूब सुखी से रहे, वो सारी जिंदगी प्रधानमंत्री ही रहे। अच्छा देखिए, पहला तो आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप बच्चों को जितना पढ़ना है जरूर पढ़ाएंगे। कभी भी आपको थोड़ी तकलीफ पड़े तो भी बच्चों को पढ़ाएंगे, करेंगे? पढ़ाएंगे साहब, पढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह कोरोना की आपदा को अवसर में बदला, उससे दूसरे राज्य भी सीखेंगे। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश के कामगार और श्रमिकों के लिए इस योजना का शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 20वें दिन भी बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में डीजल के बाद अब पेट्रोल की कीमत भी आज 80 रुपए के पार पहुंच गई। डीजल की कीमत 17 पैसे बढ़कर 80 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि पेट्रोल की कीमत 21 पैसे की बढ़ोतरी के बाद 80 रुपए 13 पैसे हो गई है। वहीं मुंबई में डीजल 78 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल के दाम बढ़कर 86 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से कई राज्यों की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाया था, जिसकी वजह से तेल और महंगा हो गया है। देश में 15 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लागू रहेगी, यानी 15 जुलाई तक भारत से दूसरे देशों में विमान ना तो जाएंगे ना आएंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 23 मार्च से बंद है। रेलवे ने भी 12 अगस्त तक नियमित ट्रेनों को नहीं चलाने का फैसला किया है। इस दौरान स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। जिन लोगों ने 1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच के टिकट बुक कराए थे, रेलवे उन्हें 100% रिफंड देगा।